Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 13 of USA history. In this very lecture, we will cover about the topic of international concerns of USA. इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मतलब क्यों USA से रिलेटेड इंटरनेशनल बहुत सारे कंसर्न्स हैं. One of the very concern is I have already explained in the previous lecture that UNO में जो USA का रोल है ना वो बहुत ज़्यादा है. अब पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, मतलब कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कहीं पे मीडिएटरी रोल प्ले करना है, या कहीं पे इस तरह का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कोई अग्रीमेंट होना है, कोई इस तरह की वो बुलाई जा रही हैं. मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के ऊपर जो भी कंसर्न्स होती है ना वो यूएसए से अल्टीमेटली क्यों बिलोंग करती हैं या उसी से रिलेटेड क्यों होती है. आज हम लोग ये देखेंगे. इसमें हम लोग मतलब उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चेक करेंगे कि यूएसए इंपीरियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यूएसए इंपीरियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये भी हमारे कमीशन के इसका हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है. ठीक है, वन ऑफ द टॉपिक ऑफ यूएसए हिस्ट्री सिलेबस. ठीक है, यूएसए इंपीरियलिज्म क्या है. यूएसए लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन जो थी ना, लुजियाना की परचेज कब हुई थी. लुजियाना की परचेज कब हुई थी, 1803 में हुई थी. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टेक्सास की परचेज होती है. ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अलास्का परचेज होती है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से और भी स्टेट्स इसी में शामिल होती गई हैं. और टुडे हम लोग देखते हैं कि 13 से वो किस तरह से 50 स्टेट्स बन चुका है यूएसए थ्रू दीज काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं कि परचेजेस के थ्रू ये बहुत सारे इलाके इसके हाथ हैं, और कुछ निगोसिएशन के थ्रू आए और कुछ वॉर्स के थ्रू आए हैं, कुछ वॉर के थ्रू आए. ठीक है, यूएसए इंपीरियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से यूएसए की टेरिटरी जो है ना वो वास्ट टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया. मैक्सिकन वॉर कब लड़ी जाती है. मैनिफेस्ट डेस्टिनी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर. अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट डेस्टिनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अमेरिकन पीपल जो है ना वो गॉड और वो मतलब खुद को समझते हैं कि गॉड ने हमें चुन लिया है. ठीक है, ताकि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को क्या करें, प्रमोट करें. और वेस्ट वर्ल्ड जो भी कंट्रीज़ हैं ना वो हमारी मोनार्कियल पावर या ऑटोक्रेटिक रूल के ऊपर ही चले हैं. ठीक है, वो हमारे जो भी मतलब रूल्स हों या रिवाज हों या जो भी ट्रेडिशंस हों या कल्चर्स हों वो हमारे कल्चर्स को फॉलो करें. ठीक है, मोनार्की किन की होनी चाहिए, यूएसए की होनी चाहिए. ठीक है, इसमें फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि इंपीरियलिज्म के ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से जो है ना वो इफेक्ट करते हैं इस होल प्रोसेस को. इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स जो था ना वन ऑफ द वेरी रीजन ऑफ यूएसए इंपीरियलिज्म. ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक फैक्टर को देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है. डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी. अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रैशनल वाइज जो है ना कोई किसी से सुपीरियर हो. ठीक है, सुपीरियॉरिटी इसमें किस बेसिस को टच किया जाएगा कि यानी कोई भी अगर क्लास है कि उसको मतलब रैशनल वाइज अगर कोई शुरू से कोई अमीर आ रहा है या इस तरह की सुपीरियॉरिटी की बेसिस के ऊपर कोई भी मतलब ख़ानदान जो है ना वो सुपीरियर कंसिडर किया जाता है तो उसी के ऊपर उसी को फॉलो किया जाता था. ये वन ऑफ द वेरी फैक्टर ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म था. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन ग्रोथ किस तरह से फिर इनको इफेक्ट करती है. यूरोप अच्छा, यूरोप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यूरोप से रिलेटेड इनके कंसर्न्स क्यों थे. याद रखिएगा कि ये जो 13 कॉलोनीज थी ना इनको किसने कॉलोनाइज किया हुआ था, ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था. सेम इज द केस विद सब कॉन्टिनेंट को भी किसने कॉलोनाइज किया हुआ था, ब्रिटेन ने किया था. यूरोपियन जो भी यूरोपियन की जो ग्रोथ थी ना उस वक्त की ग्रोथ कौन थे, ब्रिटेन था. यूरोपियन कंट्रीज जो थी ना वो बिग पावर्स कंसिडर की जाती थी. मतलब इनको इंटरनेशनली कौन से कंसर्न्स थे, यूरोपियन ग्रोथ से रिलेटेड कंसर्न्स थे. ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नेक्स्ट फिर इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जिसमें अनचेक्ड एक्सपेंशन को लेके एक कंसर्न आता है. ठीक है, देखें 13 से 50 स्टेट्स में किस तरह कन्वर्ट हुआ है, उससे रिलेटेड जो थे ना दुनिया के वर्ल्ड वाइड क्या थे कि अनचेक्ड एक्सपेंशन इस तरीके से क्यों हो रही है. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूएसए की जो कोर वैल्यूज थी ना वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट थी. यानी लिबरल जो भी पावर्स थी ना वो उसके अगेंस्ट काम करते थे. एंटी इंपीरियलिस्ट लीग जो थी ना वो यूएसए में किस तरह से स्टार्ट हुई और ये किस तरह से लोगों को ना सिविलाइज करते थे, यानी मिनॉरिटीज़ को किस तरह से वहाँ पे सप्रेस किया जाता था.
यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी मिनॉरिटी क्लास थी, ठीक है, जो वहाँ पे मिनॉरिटी भी थे ना, उनको बहुत कम जो थे ना उनको पावर्स दी जाती थी, उनको कम हकूक दिए जाते, उनको राइट्स नहीं मिलते थे। सेम आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक वाक़या हुआ था। वहाँ पे क्या किया जाता, मिनॉरिटीज़ जो थी ना उनको मतलब एक अंडर प्रिविलेज समझा जाता था, अंडर कंसिडरेशन समझा जाता था, यानी ये लोग हमसे निचले दर्जे के हैं, ठीक है। उनको सेग्रीगेशन ऑफ मतलब इस तरह से समझ लें कि बसेस में भी ट्रैवल करने के लिए उनको सेग्रीगेशन की जाती थी, ब्लैक को स्पेशली, मतलब वहाँ के जो ब्लैक लोग थे ना उनको किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे बसों पे भी सेग्रीगेशन थी, ठीक है, वहाँ पे स्कूलों में भी उनकी सेग्रीगेशन थी, उनके लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे और वो कम दर्जे के होते थे एज़ कम्पेयर टू वाइट, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं कि किस तरह से एक्सपेंशन होती रही है वहाँ पे। अच्छा, एक्सपेंशन का थोड़ा सा मैं ना आप लोगों को इसके मैप के थ्रू समझा देती हूँ कि किस तरह से यूएसए ने एक्सपेंशन हासिल की है। लास्ट लेक्चर्स में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूएसए किस तरह से अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हैं। ये देखें, ये मैं आप लोगों को यूएसए का मैप बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूएसए जो है ना वो अपनी, ये है हमारे पास 13 कॉलोनीज, ठीक है। लुजियाना की परचेज होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्सास की, ओरिगन की, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिडा परचेज आती है, ठीक है। तो ये किस तरफ है, पैसिफिक ओशन की तरफ एक्सपेंशन है ना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट यहाँ पे अब ब्रिटेन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ लें कि यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप है पूरा, ठीक है। वहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं कि हाँ एशिया शुरू हो जाता है। यूरोप और अमेरिका के दरमियान वाला समंदर जो है ना वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। अच्छा, जो है ना जो वेस्ट वाली साइड पे है ना, ठीक है, वहाँ पे आप लोग समझ लें कि ये हमारे पास कौन सा ओशन है, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन की तरफ ही इनकी एक्सपेंशन थी ना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को और भी बता दूं कि यहाँ पे जो इलाका कनाडा के करीब लगता है अलास्का का, वो भी तो पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है, रशिया के थ्रू मतलब अलास्का की परचेज हुई थी, ठीक है। अलास्का की परचेज का आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। गोल्ड रश किस तरह आया था कैलिफोर्निया के अंदर, लोग किस तरह से जो है ना वहाँ पे गोल्ड रश की तरफ, यहाँ पे अब देखिए कैलिफोर्निया स्टेट इधर थी, यहाँ पे किस तरह से लोगों ने आना शुरू किया, यहाँ पे रहना शुरू किया। और मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से ना वहाँ पे जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करती हैं। वहाँ पे शिकागो को मेन इंडस्ट्रियलाइज सिटी कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे लोग धड़ाधड़ आते हैं रोजगार के लिए, वहाँ पे मतलब खाने पीने की अशिया ज़्यादा होती है, वहाँ पे रोजगार होता है। और इसी तरह से उसको ना एक गढ़ समझा जाता है कि क्या होगा कि वहाँ पे हमें जॉब्स भी मिल जाएंगी, वहाँ पे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंशन किस तरह होती है लेटिन अमेरिकन की, एक्सपेंशन में हम लोग देखते हैं कि क्यूबन क्राइसिस भी आता है। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये एक इंपॉर्टेंट इलाका था, ठीक है। क्यूबा का इलाका जो है ना अमेरिका के बिल्कुल नीचे है यहाँ पे, ठीक है। क्यूबा जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका समझा जाता है। यूएसए और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन से मतलब ट्रेड के लिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, क्योंकि यही वो इलाका था जिसके थ्रू ना ट्रेड की जाती थी, ठीक है। 1954 में क्या होता है, यूएसए जो है ना वो बे ऑफ क्यूबा को 130 मिलियन में स्पेन को देने में रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है कि मैं ये मतलब इलाका फ्लोरिडा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट थी, उससे 90 मील के फासले पर तो ये क्यूबा का महाज था, ठीक है। इसमें जो है ना विल्सन जर्मन जो है ना वो स्पेन के, उसने बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर रखे थे कि शुगर की इंपोर्ट जो है ना वो यूएसए तक नहीं जाएंगी। 50 मिलियन इन्वेस्टमेंट जो थी ना यूएसए की, वो क्यूबा के अंदर थी। 86 मिलियन क्यूबन्स जो थे ना वो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए की तरफ जो भी अपनी एशिया होती थी। क्यूबा को इकोनॉमिक रिसेशन का सामना करना पड़ा जब शुगर की प्राइस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। प्रोटेस्ट किए गए, इंसर्जेंसीज की गई, एंटी स्पेन से रिलेटेड आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या शुरू हुआ। वहाँ पे मतलब एंटी स्पेन जो थे ना सेंटिमेंट्स राइज होना शुरू हो गए। स्पेनिश गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया कि इन्हीं प्रोटेस्टर के खिलाफ। फिर क्या होता है कि वहाँ पे येलो जर्नलिस्ट की एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या होता है कि क्यूबा के क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। यूएसए मेन इंसिडेंट अच्छा मेन जो है ना मेन, ये वाला मेन नहीं, ये वाला मेन है, ये एक इलाके का नाम है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1898 में यूएसए ने अपनी ट्रूप्स जो थी ना वो
इसी मिसाइल पर भेजी हैं, ठीक है। एंटी स्पेनिश जो हम यूएसए की ट्रूप्स थी ना, उनको वहाँ पे भेजा हवाना के मैदान में। वहाँ पे क्या होता है कि स्पेनिश जो थे ना वो यूएसएस मेन के खिलाफ जो है ना वो वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं। बट मैकिनले जो है ना वो कहता है कि नहीं, हम वॉर नहीं करेंगे। तो ये जंग किस पर्सपेक्टिव में लड़ी गई कि जो एंटी स्पेनिश मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, ठीक है, उसी एंटी स्पेनिश मूवमेंट को काउंटर करने के लिए ना, ठीक है, एक फौज तैयार की गई। लेकिन वहाँ पे मैकिनले जो है ना वो क्या चाहता था कि वॉर ना हो, ठीक है। आपको बताएंगे कि डेमोक्रेटिक ने एक कैंपेन शुरू की, मैकिनले रिपब्लिकन की। फिर क्या होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स जो थे ना वो क्यूबा में किस तरह से लिमिटेड हो गए। यूएसए के कांग्रेस जो थी ना वो चाहती थी कि हम लोग स्पेनिश से ना कंप्लीट विड्रॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टेलर अमेंडमेंट्स आती है। टेलर अमेंडमेंट्स भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेलर अमेंडमेंट्स कब आती हैं? टेलर अमेंडमेंट्स का जो टाइम पीरियड है ना वो है 1898 का जो टाइम पीरियड है वो टेलर अमेंडमेंट का टाइम पीरियड है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जो है ना वो वॉर के क्यूबा में जो वॉर हो रही थी ना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ना वो कुछ टारगेट सेट करती हैं। उनका एम क्या होता है कि हम लोगों ने इस ऑपरेशन को, इस जंग को जो है ना या इस पूरे इलाके को एनेक्स तो करना है, लेकिन उसमें कोई इस किस्म की मतलब लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन की जाती है? दिसंबर 10, ठीक है, दिसंबर 1898 होता है जब एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। स्पेन में क्या होता है कि वहाँ पे क्यूबा को क्या ठहराया जाता है कि स्पेन के महाज पर वहाँ पे कोई इस तरह की ट्रूप्स आइंदा दाखिल नहीं होंगी, ठीक है। इसमें गुआम अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है हमारे पास यूएसए, क्यूबा यहाँ पे है, ये जो हमारे पास गुआम और एक और इलाका है पेट्रो रिको का, ये भी इसी के करीब है बिल्कुल, ठीक है, यूएसए के बिल्कुल करीब है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सॉवरेनिटी किसको ट्रांसफर कर दी जाती है? फिलिपीन को, ठीक है। और किस बिना पर की जाती है कि वहाँ पे जो है ना मतलब लोगों को इसके तहत ना वहाँ पे क्या दी जाती है कि क्या दी जाएगी? ग्रांट दी जाएगी। और वो ग्रांट कितने की होगी? $20 बिलियन की जो है ना वो क्या होगी? ग्रांट दी जाएगी। ये ग्रांट थी, ठीक है। लोगों को इस ग्रांट के तहत जो है ना वो एक ट्रीटी साइन की गई। लोगों को मतलब क्यूबा में जो भी ब्लडशेड हुआ था, वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ था, उसका इन्होंने ऐसे समझे कि खमियाजा अपना पुर करने के लिए उनको ये ग्रांट दे दी। प्लेट अमेंडमेंट क्या होती है? इस पर टेलर अमेंडमेंट का तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि टेलर अमेंडमेंट कब आती है और इसका मकसद क्या होता है। अब मैं बता देती हूँ कि प्लेट अमेंडमेंट क्या होती है। फ्लैट भी पढ़ सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। इसमें हम लोग फ्लैट अमेंडमेंट देखते हैं कि 1902 में क्या होती है? फ्लैट अमेंडमेंट्स आती हैं। इस अमेंडमेंट में के तहत क्या होता है कि यूएसए के जो भी राइट्स होते हैं ना मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड, क्यूबा में भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स शामिल कर दिए जाते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि वहाँ पे सोवरेनिटी को और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। यूएसए का फर्म जो है ना मकसद ये था कि वहाँ पे इकॉनमी जो थी ना उसको रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजारना है, और वो 1958 में रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा है। और वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो है ना क्यूबा के अंदर सोवरेनिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया गया, ठीक है। वहाँ पे इकॉनमी को ग्रो करवाया गया। वहाँ पे फीडर कैस्ट्रो जो थे ना पीएम जो थे ना क्यूबा के, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया 1958 में। हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक का क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें हम लोग देखते हैं कि 1900 से 1920 तक का जो टाइम पीरियड है ना उसमें क्या होता है कि यूएसए जो है ना वो 6 वेस्टर्न हेमिस्फेरिक नेशन के करीब जाके क्या करता है कि वहाँ पे प्रोटेक्टरेट की एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये किससे रिलेटेड होती है कि हम लोगों ने लोगों को जगाना है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वहाँ पे हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ना वो जो है ना वो निकारागुआ तक अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, वो स्टेशनरी इख्तियार करें, यानी वो अपनी जो उनकी टेरिटरी है ना उनको ना बढ़ाएं, ठीक है। पैन अमेरिकनिज्म जो है ना वहाँ पे क्या होता है कि 21st इंडिपेंडेंट नेशंस जो है ना इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और पीसफुल सेटलमेंट्स होती है, और डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाता है, और इकोनॉमिक बॉन्ड्स को भी फिर मजबूत कर दिया जाता है। एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फिलीपींस चाइना की तरफ एक्सपेंशन होती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, फिलीपीन भी ले लेता है और चाइना भी ले लेता है।
इसी हम लोग इंटरनेशनल कंसर्न वाले टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि यूएसए किस तरह से वॉर लाइक पर्सपेक्टिव में अपना रोल प्ले करता रहा और किस तरह से उसने अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया और किस तरह से उसने क्यूबा को और पीस ट्रीटी साइन की थी, किस तरह से हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक को राइट्स दिए थे, ठीक है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह तब्दील होता है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस को हम लोग कंक्लूड करते हैं कि यूएसए ने हवाई को एनेक्स किया 1898 में, फिलीपीन, गुआम, क्यूबा और चाइना का डोर भी ओपन कर दिया ट्रेड के लिए। अमेरिका जो था ना, वो इन्फ्लुएंस था कि वर्ल्ड को किस आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर चलाना है, उसमें लैंग्वेज कौन सी होगी और उसमें वैल्यूज़ कौन सी होंगी, यानी हमारी होंगी, क्योंकि वो एज अ वर्ल्ड की सुपर पावर बन चुका था उस वक्त तक, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी अपना कदम रख चुका था। वहाँ पे किस तरह से उसने वुमेन को राइट दिए, वहाँ पे स्लेवरी को एबॉलिश किया, वहाँ पे चिल्ड्रन के लिए कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई, वहाँ पे लेबर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से राइट दिए गए, ये मैं पिछले तमाम लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बार बार कि किस तरह से वहाँ पे स्लेवरी को एबॉलिश किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाया गया, वहाँ पे किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करवाया गया। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और वैल्यूज़, आइडियोलॉजी और लैंग्वेज जो है ना, वो देखें आज इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। उसने अपनी आइडियोलॉजी को भी प्रमोट कर दिया है, अपनी वैल्यूज़ को भी प्रमोट कर दिया है। अब उनका यही कंसर्न है कि हमारा जो भी मतलब जो भी इस दुनिया में बंदा आए ना, वो हमारी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता हो, हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करता हो और हमारी कस्टम को, ट्रेडिशन को, तमाम वो चीज़ें हमारी ही मानता हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा जो लेक्चर था ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था इस बेस के ऊपर कि हम लोगों ने जो भी इंटरनेशनली जो भी कंसर्न होते हैं ना, वो यूएसए से किस तरह से डायरेक्टली लिंक होते हैं। ठीक है, ये 13 लेक्चर था हमारा यूएसए से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।